अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआईटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एमजीटी 503 के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगी फॉर फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द बैंक ऑफ न्यू इंग्लैंड यूजेस मॉडल टू फिगर आउट हाउ मैनी टेलर नीड टू बी ऑन द ड्यूटी एट ईच लोकेशन एट वेरियस टाइम थ्रू आउट द डे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक बैंक है न्यू इंग्लैंड में, वो कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है कि हाउ मैनी टेलर्स कि कितने टेलर्स को ज़रूरत होती है ऑन ड्यूटी पर और ईच लोकेशन पर और वेरियस मुख्तलिफ टाइम के ऊपर थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन में वो कितने टाइम पर वहाँ पर ऑन ड्यूटी होने चाहिए। बैंक इज़ यूज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज, तो ये है कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिव है। इसके बाद क्विज नंबर 2 है द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय, तो ये हमेशा कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लार्जली डिटरमाइंड टॉप मैनेजमेंट पर ही करती है। इसके बाद क्विज नंबर 3 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है सोनी कॉर्पोरेशन फोकस ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इनोवेशन होता है कि चेंजिंग लेके आना, जिद्दत लेके आना प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल है आउटकम ओरिएंटेशन है, मीन कि आप पहले बता रहे होते हैं कि इतना % आपको कैसे वो प्रोडक्ट होगा और कैसे आप उसको उसका आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है An individual personal belief regarding what is right and wrong or good and bad is called। तो यहाँ पर आप देखते थे क्या रॉन्ग है, क्या गुड एंड क्या बैड है, तो ये आपके एथिक्स में, आपके अखलाकियात में आता है। तो ये इसका आंसर है एथिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है EU NAFTA और FTAA and ASEAN आर एग्जाम्पल ऑफ रीजनल ट्रेड अलायंसेस है। इसके एब्रीवेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से इसमें कंट्रीज आती हैं। तो इस तरह से भी आपका MCQ आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है which one is the final step in the decision making process। तो डिसीजन जब आप कर रहे होते हैं उसका फाइनल जो होता है कौन सा स्टेप होता है, इसके बारे में आपने बताना है। इम्प्लीमेंट द डिसीजन, कि उसके बाद आपने जब डिसीजन कर लिया उसका फाइनल स्टेप आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है all of the following are assumption of rational decision making एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी है एग्जेप्शनल रेशनल डिसीजन मेकिंग है एक के अलावा, तो ये है इंफॉर्मेशन इज़ अननोन, ये इसका राइट आंसर है कि वो नहीं होता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग द लिंक्स मीडिया फॉर डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पर वो वेरिएशन की बात पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग जो आप इंटरनेट के थ्रू गूगल मीट इस तरह होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें ऑप्शन बताया हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, इसके थ्रू आप मीटिंग कर रहे होते हैं, मीन फेस टू फेस ही वो हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मिशन स्टेटमेंट ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन इज वी बिलीव आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डॉक्टर नर्स एंड पेशेंट, कि अगर आपने बिलीव करना है कि आपकी जो फर्स्ट जिम्मेदारी है एज अ डॉक्टर नर्स एंड पेशेंट टू मदर एंड ऑल अदर हु यूज़ आवर प्रोडक्ट दिस स्टेटमेंट शो विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पेशेंट्स हैं, मदर हैं एंड और कोई भी है तो आप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे, ये आपकी, उन्होंने कहा है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। द स्टेटमेंट शो द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मिशन स्टेटमेंट, तो इनकी यू कौन सी स्टेटमेंट थी, ये था डिज़ायर्ड पब्लिक इमेज, मीन कि वो अपने कस्टमर से ये डिज़ायर्ड इमेज से लेना चाह रहे हैं कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेशनल प्लान्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। उन्होंने कहा ऑपरेशनल प्लान जब आप कर रहे होते हैं ये किसके साथ लिंक कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, तो ये बिजनेस लेवल के साथ
लिंक कर रहा होता है। इसके बाद क्विज नंबर 11 है, इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO, तो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। MBO का जो प्राइमरी बेनिफिट होता है ये एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, in BCG matrix which of the following business have a large share of a market that are not accepted to grow substantially। यहाँ पर BCG मैट्रिक है, उन्होंने कहा है कि लार्ज वो बिजनेस शेयर कर रहा होता है मार्केट में that are not expected to grow substantially, तो क्वेश्चन मार्क होता है इसका कि इसको ग्रो नहीं कर रहा होता, ये तो नहीं रख रहा होता है कि क्वेश्चन मार्क में उनका प्रोडक्ट जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड बिजनेस इन पाकिस्तान, कि आपने इसमें बताना है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है अपना कोई भी स्मॉल बिजनेस डेवलप करने के लिए पाकिस्तान में, तो ये SMED होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, employee with more training and experience are able to work with less directive supervision, which of the following characteristic of which of the following। उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए और उसमें इतना एक्सपीरियंस हो कि वो एबल हो वर्क करने के लिए, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट वो डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए, आप ऐसे करोगे या इस तरह वर्क करना था या ऐसे करना था, इस तरह की नहीं देनी चाहिए। तो ये कौन सी उन्होंने कहा है कैरेक्टरिस्टिक है, ये है वेरी नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड मोर लेवल ऑफ मैनेजर्स, कि इसमें नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है और मैनेजर्स के लेवल ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, mostly hierarchy of needs through proposes that every person has a hierarchy of 5 needs होती हैं। वो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है फाइनल टर्म के एग्जाम में, तो वो भी आप साथ साथ प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following theory point out that the individual has to be rewarded with the some things that he or she values। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सी थ्योरी है पॉइंट कर रही है इंडिविजुअल्स को कि उनको जब रिवॉर्ड दिया जाता है विद समथिंग दैट और ही और शी वैल्यू, इक्विटी थ्योरी होती है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन का वो पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है। इसमें लेस वेल थॉट आउट होता है कि आप ज़्यादा इसमें नहीं सोच रहे होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोसेस इन विच अ सेंडर मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और सो द रिसीवर विल सी इट मोर फेवरेबल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है, सेंडर मैनिपुलेट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, मीन कि वो रिसीवर को पहुँचा रहा होता है, विल सी इट मोर फेवरेबल इज कॉल्ड, फिल्टरिंग हो रही होती है इसमें कि वो डाटा को जो इम्पोर्टेंट होता है वो सेंड कर रहा होता है रिसीवर को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, कंट्रोल दैट प्रिवेंट एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जो होता है एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, आमिर हैज़ फाउंड out that his department operate on the most popular type of control that many other companies use। आमिर ने फाउंड करना है कि डिपार्टमेंट में क्या चीज़ ऑपरेट हो रही है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप है, कंट्रोल दैट मैनी अदर कंपनीज यूज़, कि जिसको वो कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनीज को। विच टाइप ऑफ कंट्रोल आर कंपनीज हैव इन कॉमन, तो ये फीड फॉरवर्ड होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प प्रिजर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर आपने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल बताने हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हो कॉन्सेप्ट कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें अली ऑलवेज कंसर्न विद हिज एम्प्लॉयज एंड यूजेस देयर सजेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अली हमेशा क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट कर रहा होता है और इनको तजवीज़ दे रहा होता है डिसीजन बनाने से पहले। ही इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, तो ये पार्टिसिपेटिव है, मीन कि उसमें पार्टिसिपेट खुद भी कर रहा है और उनके डिसीजन बनाने में
हेल्प कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सिग्निफिकेंट एज ओवर द कंपटीशन इन डीलिंग विद कंपिटिटिव फोर्स इज कॉल्ड। कंपिटिटिव फोर्स होती है जिसमें वो सिग्निफिकेंट एज है ओवर द कंपटीशन का डील आपने करना होता है कंपिटिटिव फोर्स को, तो ये कंपिटिटिव फोर्स ही होगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो बेनिफिट हासिल करने हैं वो आप कैसे हासिल करते हैं। इसमें डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है, स्पोर्ट इनोवेशन होता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द एनवायरनमेंट इज स्टेबल देन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी मैकेनिस्टिक होगा। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैकेनिस्टिक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑन अचीविंग द टारगेटेड सेल्स। आपने अचीव करना है टारगेटेड सेल को। सलमान द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी है, सलमान है वो मार्केट मैनेजर का एबीसी कंपनी का मैनेजर है, हैज़ बीन रिवॉर्डेड एंड अवार्ड ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उसे ये रिवॉर्ड मिला है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मीन कि वो मार्केटिंग में सेल अच्छे से कर रहा है। ही इज़ हैप्पी विद दिस आउटकम्स। बेस्ट आउटकम एज अ रिजल्ट मीन कि उसको बेस्ट रिवॉर्ड मिला है, इससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ऑफ हिज परफॉर्मेंस बिकॉज दिस रिवॉर्ड हैज़ फॉर हिम, क्योंकि इसे वो मिला है। तो इक्विटी बैलेंस वैल्यू ये होगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ एबीसी कंपनी आस्क हिज एम्प्लॉय टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। जो एबीसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, आस्क पूछते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ कंप्ली विद हिज ऑर्डर, कि उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो करें। प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। तो ये लिजिटिमेट पावर को फॉलो कर रहा है प्रेसिडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, 50 applicants had been interviewed for the post of फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो 50 जो है आपके पास एप्लीकेंट आई हैं, सीवीज आई हैं इंटरव्यू के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर, कि उन्हें फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब चाहिए। अमॉन्ग दिस 50 people 5 people had been shortlisted because they were holding diplomas of specialization along with the degree required। कि उन्होंने जो 5 है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें से चुना गया है उन्हें क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया और स्पेशलिस्ट किया हुआ है इस डिग्री में। द इन्फ्लुएंस द इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। तो ये एक्सपर्ट पावर है, उसने इसलिए इनको चुना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्कर इज स्पिनिंग डिपार्टमेंट आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट द बैड वर्किंग कंडीशन टू देयर superior by saying machines are creating too much heat and noise and disturbing our work। यहाँ पर वर्कर जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में है वो कम्युनिकेट कर रहा है कि बैड वर्किंग कंडीशन ऑफ देयर टू देयर सुपीरियर बाय सेइंग, अपने सुपीरियर से ये कह रहा है कि जो वहाँ पर मशीनरी यूज़ की जा रही है उसकी बैड कंडीशन है, वो हीट बहुत ज़्यादा और नॉइज़ बहुत क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वर्क ठीक से नहीं हो रहा। वर्कर हैव यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू वो उससे बात कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप एज कम्पेयर टू वर्किंग अलॉन्ग इज कॉल्ड। यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ पीपल है तो कैसे एक्सपेंड करते हैं लेस एफर्ट के थ्रू, ये बहुत कम कोशिश के थ्रू वर्किंग इन अ ग्रुप एज कम्पेयर टू वर्किंग अलॉन इज कॉल्ड। ये जब एज अ वर्किंग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आपकी एफर्ट कम लग रही होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप अकेले काम करते हैं तो ज़्यादा लगती है। तो ये सोशल लॉफिंग इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कम्युनिकेट विच टास्क प्लेस विद थॉट रिगार्डिंग टू हायरार्किकल और टास्क रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे कम्युनिकेट की बात की जा रही है कि विच टास्क प्लेस विद थॉट रिगार्डिंग टू हायरार्किकल, के जो टास्क की जा रही है वो हायरार्किकल नहीं है और टास्क रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड इनफॉर्मल है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, कंटीजियस कोग्निटिव एबिलिटी जो है
ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। कोग्निटिव एबिलिटी है वो इंडिविजुअल के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स, तो ये है कैन नॉट इंटरप्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद क्विज नंबर 33 है SWOT एनालाइज इज़ अ टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंटल को स्वेट टेक्निक से कहते हैं कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करती है। इसके बाद क्विज नंबर 35 है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर हैड ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉथर्न स्टडीज़। हॉथर्न स्टडी में जो बिहेवियर के ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस बताया गया है वो इनफॉर्मल बिहेवियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन इनपुट टू एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी इनपुट होती है सिस्टम के लिए। जो आप एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके इनपुट होते हैं, मीन कि वो वर्क कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट जब वो कंप्लीट बन जाता है तो वो आपकी आउटपुट होती है। सर्विसेज आप कस्टमर्स को दे रहे होते हैं, कस्टमर्स आपके आउटपुट होते हैं क्योंकि वो चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे जनरल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, Which of the following technique relies on individual or group judgment rather than on the mathematical analysis। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कौन सी टेक्निक है इंडिविजुअल और ग्रुप के आप जजमेंट कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिकल एनालिसिस। तो ये क्वालिटिव फोरकास्टिंग होती है कि आप उनकी एबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। इसमें आपने ये नहीं करना होता है कि 100 में से 100% ये है, जैसे मार्क्स दिए जाते हैं वो वाली बात नहीं होती इसमें। क्विज नंबर 38 है, considering the changing pattern of the business world, which of the given is considered to be the modern motivating tools। तो यहाँ पर सिक्योर जॉब की बात की जा रही है कि आपने बिजनेस का पैटर्न चेंज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी मॉडर्न मोटिवेटेड टूल। तो सिक्योरिंग जॉब की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, in order to make organization more flexible and responsive through employee participation। आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे more flexible और responsive बना सकते हैं जब आपके एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में, आप उनको अथॉरिटी दे रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड टेंड टूवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो रही होती है, इनके आप वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, Which of the following is an extrinsic factor of motivation। wages and salary जो है वो extrinsic factor है motivations के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, Starbucks of opening 100 store per year helps everyone in the firm in recognizing the store emphasizing on growth। यहाँ पर Starbucks एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 स्टोर को हर साल ओपन करने में मदद कर रही होती है। एवरीवन इन द फर्म इन रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रॉन्ग एम्फिसाइजिंग ऑन ग्रोथ, कि वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रखती है। तो ये इसका प्लान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉल सेंटर हैव बीन डिवेल्प टू रिकॉर्ड एंड पुट फॉरवर्ड द कस्टमर कंप्लेंट टू क्वालिटी सर्कल होता है इसका, कि जो आपके कस्टमर होते हैं वो कंप्लेन कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, पैम्फलेट यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके लिए आप पैम्फलेट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इन रिसेंट रिसर्च ऑन ट्रेड थ्योरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर इंडिकेटर ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट। जो आपकी ट्रेड थ्योरी होती है वो उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। होनेस्टी इसमें नहीं होती, इसमें एक्सट्रोवर्जन होता है, इंट्रोवर्जन होता है, डिज़ायर टू लीड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव कंटीजियस मॉडल फॉर द लीडरशिप। तो ये फेडलर था जिसने कंटीजेंसी मॉडल को लीडरशिप के लिए डेवलप किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर दैट हैज़ बीन लेजिटिमेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो लेजिटिमेट जो पावर होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो कौन सी होती है? अथॉरिटी होती है। मीन कि आपके पास अथॉरिटी होगी तो तभी आप अपने सबॉर्डिनेट को हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है,
The individual who are working in the organization in a capacity of generating and supporting new ideas for the organization are called. तो इंडिविजुअल्स और वर्कर होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी कैपेसिटी को जनरेट करना और इनको सपोर्ट करना नए आइडियाज़ के लिए फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड. तो ये है आपका स्टेक होल्डर्स होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है. SWOT analysis divide organizational strength into two categories, common strength and system loophole. ये सिस्टम लूप होल में कन्वर्ट करती है 2 कैटेगरीज में. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 के बाद है 49. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टीम एक्सेप्ट. यहाँ पर आपने बताना है कि जितने भी है वो टीम के रिगार्डिंग ट्रू है, इनमें से एक नहीं है, एक्सेप्ट है. टीम आर लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो ये इसका आंसर है कि ये इसमें नहीं होता. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है. इफ़ यू गेट मोर आउटपुट फ्राम अ गिवन इनपुट यू हैव इंक्रीज एफिशिएंसी. अगर आप आउटपुट ज़्यादा हासिल कर रहे हैं फ्राम इनपुट यू हैव इंक्रीज एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है. The consistency in an organization, external environment that are affected by the organization decisions and action are called stakeholders. इसका आंसर होता है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट. अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, अल्लाह हाफिज़.